ओके जी। चलिए स्टार्ट। लास्ट क्लास हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना, 2025 के पिछले क्लास में। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। सर जी। सर वो एक लास्ट क्लास में आप बताए थे कि एक मतलब क्वेश्चन नंबर 14 को दो तरीके से कर सकते थे, तो पहला वाला सीरीज सम था, वो आप बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अच्छा, देखते हैं। सीरीज सम हो सकता है, देखो जो आसान तरीका उससे करो। जैसे मान लो कई तरीके ना, एक मतलब जैसे मान लीजिए कई सारे रास्ते हैं जाने के ना, तो वही तरीका यस। है कि आपको देखना होगा कौन सा रास्ता आसान है। सॉल्व तो होगा। यस। कहने का मतलब अगर कोई रास्ता है, आप एग्जांपल के लिए मुझे अगर यहाँ से यूएस जाना है, मैं पैदल भी जा सकता हूँ। अगर कोई रास्ता अगर होगा, नहीं तो फिर समुद्र से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, ट्रेन, मतलब कहीं बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अब आपको देखना है कौन सा इजी है, कौन सा मुश्किल है, कौन सा इम्पॉसिबल है। तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको देखना पड़ेगा। तो वैसे ही है, तो आप सॉल्व करके देखेंगे तो समझ आएगा आपको। सर अभी वो सीरीज नहीं हुआ। अच्छा तो, ठीक है तो तो बता दूसरे दीजिए तरीके लास्ट। से हो गया था ना। हाँ तो वो हाँ, फॉर्मूले से हो गया था सीरीज का सम। तो उस तरीके को स्किप करो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। हम्म। तो हम लोग यहाँ पे थे, आई थिंक 20 तक किया था हमने लास्ट क्लास में। तो मतलब मेरा लेक्चर 1 अभी अपलोड हुआ होगा ऐप में भी और यूट्यूब पे भी। मतलब ये PYQ बैच हम लोग है ना चला रहे हैं। तो PYQ बैच में ये है कि अभी हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे गेट का, मतलब गेट वाले बैच में गेट का, जैम वाले में जैम का, नेट वाले में नेट का। ठीक है। तो नेट का भी करना, नेट का हालांकि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था। तो वैसे नेट वाले पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग रिकॉर्डेड देख लो। पिछले अभी जो सेशन हुआ था ना नेट का, उसमें हमने अराउंड कुछ पेपर बस रह गया था, वो भी पार्ट सी वाला, पार्ट बी वाला 10 साल का हो गया था। तो वो आप रिकॉर्डर देख के कंप्लीट करो, डाउट होगा डिस्कस करेंगे। अभी नेट का परिमल सर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसके साथ ही मैं अभी डिस्कस करूंगा। मैं सोच रहा हूँ गेट जल्दी निपटा लूँ, तो गेट के बाद फिर नेट देखते हैं जितना जल्दी हो जाए। तो मैथ पोर्सन तो परिमल सर ही कराएंगे, या मैं भी करवा सकता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी स्टैट्स वाले करवा देता हूँ सारे क्वेश्चन पहले, ठीक है। तो जैसे आप लोग कहोगे, मेन तो एग्जाम आपको देना था, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या आता है और कहाँ आपको हेल्प चाहिए, है ना। तो जहाँ हेल्प चाहिए वहीं हम हेल्प कर सकते हैं। वो चीज़ें हैं, तो आपको खुद ही एग्जाम क्वालिफाई करना, तो उसके लिए आप देखो आप कहाँ पे हो और आपको कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है। लास्ट टाइम 30 मार्क्स कट ऑफ था। सो 30 मार्क्स कट ऑफ था, तो आप समझो कि 30 मार्क्स आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। पिछली बार 30 मार्क्स अराउंड कट ऑफ था ना। मतलब 25-30 कट ऑफ रहते हैं, कभी 25-26-30 के बीच में रहते हैं। तो 30 आई थिंक कट ऑफ था लास्ट ईयर। अभी 2025 गेट 25 में 30 मार्क्स कट ऑफ मार्क्स है जनरल कैटेगरी का। तो 30+ लाओगे तो रैंक मिलेगा और एडमिशन हो सकता है। चाहे गेट का पर्पस बताइए होगा आपको, PhD एडमिशन, एमटेक एडमिशन और PSU में जॉब, है ना। ये 3 पर्पस है। सो जी देवांश क्या पूछ रहे हैं सर, नेट वाले रिकॉर्डेड बैच में गेट के प्रोवाइड होंगे? हाँ हाँ, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप किस में, क्रैश कोर्स वाले में हो, कर देंगे, इंपोर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा पर्पस है बच्चों का हेल्प करना। आपने अगर 1,000 रुपये दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप 5,000 का सर्विस लो, हमें उसमें हमारा कोई लॉस नहीं है ना। ये चीज़ें हैं, आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तो उसमें हमारा क्या लॉस है ना। और मैं अकेला, मतलब मेरा ये सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ये नहीं है, इसलिए मैं इस पर डिपेंडेंट भी नहीं हूँ, है ना। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहाँ से अच्छा खासा पैसे आते हैं। ये चीज़ है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप टीम को बोलो वो ऐड कर देगा, जो रिकॉर्डेड बैच है उसमें वो इंपोर्ट कर देगा। तो अभी तो एक ही लेक्चर हुआ है ना, अभी लेक्चर्स होंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। वो आप जैसे कहोगे एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, तो वो इंपोर्ट करके मतलब आपके उस बैच में भी ऐड कर देंगे। नेट का जो क्रैश कोर्स वाला लास्ट ईयर का जो कोर्स 1,000 रुपये का है, या अभी आपने खरीदा होगा, तो उसमें नेट के मैंने और परिमल सर ने लास्ट 10 साल के पेपर डिस्कस किए थे नेट के। उसमें अभी 2-3 पेपर रह गया होगा पार्ट सी वाला, जो कि मैं अभी करूँगा, बाकी हो चुके हैं, तो आप वहाँ से कंप्लीट करो। गेट का भी उसमें अभी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो गेट का भी उसमें हम ऐड कर देंगे। तो उसमें नेट गेट तीनों दोनों मिल जाएगा उसी में। सर प्रीवियस क्लास में मतलब प्रीवियस कुछ दिन आके आप मतलब वो CSI नेट का टॉपिक वाइज PDF भेज रहे थे, फिर उसका सॉल्यूशन कहाँ पोर्टल में हो सकता है? नहीं, सॉल्यूशन जो टॉपिक वाइज असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन नहीं है, जैम वाला भी नहीं है, गेट वाला भी नहीं है। मतलब सॉल्यूशन है इन द सेंस, एक एक क्वेश्चन का नहीं है, जो बच्चों ने पूछा हुआ है उसका है। तो आप सॉल्व करो, असाइनमेंट है आपके पास, डाउट है पूछो, या तो डाउट क्लास में, या बोलो तो हम अलग से आपके लिए क्लास रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। जैसे आज मैंने नेट का नहीं रखा है, तो आज से रेगुलर क्लास होगी, क्योंकि मेरी भी सिस्टर की शादी थी, आपने देखा होगा लोगों ने यूट्यूब पे, 23 तारीख की थी, तो मैं ओके उसमें थोड़ा 15 से 30 में उधर इंगेज था। तो अभी आज से मैं रेगुलर रहूँगा, तो आज से मैं रेगुलर हूँ, तो अब क्लासेस डेली चलेंगी मेरी, मैं अवेलेबल थैंक रहूँगा। यू। तो आप जैसे है, आप जो नेट का टॉपिक वाइज असाइनमेंट है, तो उसमें आप सॉल्व करो, और जो डाउट है टिक करके रखो। आप क्लास रखते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं। डाउट क्लास में भी कर सकते हैं, तो बेटर होगा कि हम नेट का अभी 3 बैच में अभी जैम गेट नेट अलग अलग कर दूंगा। आज तो 2 ही रखा है, जैम और गेट का भी। 7 से 9 आई थिंक गेट का है, और 9 से 11 जैम का है आज।
नहीं तो 1.5 घंटे का हम 3 क्लास रख सकते हैं। ये है जैम गेट नेट तीनों का। तो आप सॉल्व करो, अब बताओ जैसे रखना है। तो अब इस पे आते हैं ना, हमने यहाँ 20 तक डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं हम 20 तक। ये गेट 2025 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का, तो अभी मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पोर्शन वाला डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी 21 पे स्टार्ट करते हैं। देखिए तो ये डिस्कस किए थे, देखिए क्या कह रहा है ये कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ, बता रखा है आपको एफ नॉट एफ है ना, एफ की दो पॉसिबिलिटी एफ नॉट या एफ वन है। 5 विद द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ लेवल 0.05 फॉर टेस्टिंग एच नॉट अगेंस्ट एच वन बेस्ड ऑन एक्स, मतलब सिंगल सैंपल साइज है, ठीक है, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट नेसेसरली करेक्ट, कौन सा है जो जरूरी नहीं है करेक्ट होगा। तो देखिए तो क्या कहना चाह रहा है, ऑप्शन समझिए। 5 द यूनिक मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ लेवल 0.05 है ना, तो हमें ये बोल रखा है सो मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो आपको पता है कि जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है ये सिंपल वर्सेस सिंपल है, तो और एक फिक्स लेवल पे यूनिक ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि सिंपल वर्सेस सिंपल है ना, तो ये मोस्ट पावरफुल यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल भी होगा सिंपल वर्सेस सिंपल में, और यूएमपी टेस्ट यूनिक होता है इफ इट एग्जिस्ट। तो हमें फॉल्स चुनना है ना कि कौन सा ट्रू नहीं होगा, ये देखना है। दूसरा है एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 है ना 5x अंडर h1, तो ये पावर है, ये जो है ना ये एक्चुअली पावर ऑफ टेस्ट की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है पावर ऑफ टेस्ट, ये बात कर रहा है साइज ऑफ टेस्ट की, है ना। मतलब टेस्ट फंक्शन के थ्रू इस तरह डिफाइन होता है पावर और साइज। अदरवाइज आप जानते होंगे साइज वे रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, और पावर रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो डी में है फॉर सम कांस्टेंट सी, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी f1x जो है f1 विथ कैपिटल x है ना, मोर देन c टाइम f0x है ना, विथ f आपको दे रखा है, वो लेस देन इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी 5x इज इक्वल टू 1। तो आपको पहले बता रखा है मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, है ना। तो आप खुद सोचिए, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, आपको थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली डिसाइड करना है क्या होगा। बताइए आप लोग क्या समझते हैं। सर सी वाला तो ठीक है बिकॉज साइज लेस देन लेवल। हाँ मतलब ये अनबायस्ड टेस्ट होगा ना, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल जो होता है वो अनबायस्ड टेस्ट होता है ऐसे तो अनबायस्ड टेस्ट में क्या होता है। यार लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 0.05, तो साइज लेस देन लेवल, हाँ ये तो ठीक है। हाँ और 1 माइनस बीटा ग्रेटर देन अल्फा वाला कौन? ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है इसमें ऑप्शन क्या सही लग रहा है। बी। नहीं इसमें फॉल्स पूछा है, तो 3 स्टेटमेंट ट्रू होगा, ABCD में 4 में से 3 ट्रू होगा, आपको देखना है फॉल्स कौन सा होगा। 4 में 3 स्टेटमेंट ट्रू होंगे, फॉल्स स्टेटमेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सर ABC तो ट्रू है तो फॉल्स डी हो सकता है। ओके ए में भी देखना पड़ेगा नहीं, सो ए में जो है, ए में मैं क्या सोच रहा था चेक करते हैं, ए में यूनिक है ये, एक मिनट ये देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे सिंपल वर्सेस सिंपल तो है, मतलब यूएमपी टेस्ट जो होता है वो यूनिक होता है, लेकिन यूएमपी है इसमें क्या लिखा हमने 5 विद रैंडम क्या बोला हैविंग पीडीएफ, ट्रू है ना, लेकिन नॉट नेसेसरली ट्रू बोला है, ये कभी फॉल्स हो सकता है। एक्स विद रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ एफ, पीडीएफ अच्छा पीडीएफ लिख दिया मतलब कॉन्टिन्यूअस है ना, and 5 is the most powerful test of level 0.05 for testing this based on this, तो which of the following is not true। तो ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, तो ये यहाँ पे तो पावर इसका 0.0 ज़्यादा होगा, साइज कम होगा, ये दोनों ट्रू लग रहा है क्योंकि ये अनबायस्ड टेस्ट का डेफिनेशन है ना। अनबायस्ड टेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है कि साइज लेस देन इक्वल टू अल्फा होगा और पावर मोर देन इक्वल टू अल्फा होगा, तो ये तो ट्रू लग रहा है स्टेटमेंट। अब ए और डी में देखना है कि कौन सा फॉल्स हो सकता है,
तो यहाँ बोला है फाई इज अ यूनिक मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ लेवल 0.05। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल का तो मैं श्योर हूँ, यहाँ पे यूनिफॉर्मली नहीं जस्ट मोस्ट पावरफुल है ना। जैसे वो जो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी वाला है या कार्लिन रूबिन थ्योरम जो हमने लास्ट टाइम बताया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यूएमपी टेस्ट तो यूनिक होता है। मोस्ट पावरफुल टेस्ट का क्या बोलेंगे? क्या कोई दूसरा क्रिटिकल रीजन मिल सकता है जिसका पावर हाईएस्ट हो? तो एनपी लेमा क्या कहता है हमारा? एनपी लेमा क्या कहता है जी? सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए यूज होता है वो। हाँ, सिंपल वर्सेस सिंपल में जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन मिलता है वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होता है। ये है ना एनपी लेमा कि LH0 अपॉन LH1 इज लेस देन इक्वल टू K। ये जो होगा दिस इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। तो ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होता है। अब ये क्या यूनिक देगा? और यहाँ पे क्या है इसको जरा समझिए कि f1x इसको उल्टा कर देते हैं। सो PF या ऐसे कर दूं F0 अपॉन F1 कर देते हैं। सो F0 अपॉन F1x इसको इधर ले आए तो हो जाएगा लेस देन C। तो यहाँ क्या है पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है तो ये सही है 1/c क्या ये लेस देन इक्वल टू होगा 5x इज इक्वल टू 1। तो 5x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? ये जो टेस्ट फंक्शन है 1 के इक्वल है, तो 1 के इक्वल तो रिजेक्टिंग H0 है ना। तो ये भी तो एनपी लेमा का ही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है? ये तो वही है ना F0 अपॉन F1 क्या LH0 अपॉन LH1 यही चीज़ है वो। लेस इसको K बोल दो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये थोड़ा मतलब मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा, फर्स्ट और फोर्थ क्या ये ऑलवेज होगा या यहाँ पे कुछ अलग हो सकता है, ये देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो है एक्चुअली पता क्या है, हमें यहाँ पे ये श्योर नहीं है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है F0 ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का है या नहीं है, या मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो नहीं पता है हमें अभी। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। तो ये वही है LH0 अपॉन LH1 यही तो था, क्योंकि सिंगल सैंपल साइज है। लेस देन इक्वल टू इसका नाम अभी K रख देता हूँ। लेस देन इक्वल टू तो मेरा क्रिटिकल रीजन ही है, और ये लेस देन इक्वल टू कह रहा है प्रोबेबिलिटी 5x बराबर 1 मतलब वही है रिजेक्टिंग H0। तो ये भी कहीं ना कहीं वही कह रहा है रिजेक्टिंग H0 वाला। तो ये लेस या इक्वल होगा, मतलब 5x बराबर 1 के अगर मैं नॉन रैंडमाइज टेस्ट लेता हूँ तो ये तो लिखते हैं हम लोग 1 0 ठीक है। तो यहाँ रिजेक्टिंग H0 यहाँ मतलब रिजेक्शन रीजन, और यहाँ जैसे होगा तो x बिलोंग्स टू C और यहाँ होगा x डज नॉट बिलोंग टू C। तो नॉन रैंडमाइज ये लेते हैं। तो इसमें चेक करके बताओ मतलब BC तो सही लग रहा है, ट्रू स्टेटमेंट है। हमें देखना है इनमें से कौन सा फॉल्स हो सकता है। अगर पहला ट्रू है यूनिक मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ लेवल 0.05, और हमें पहले बता रखा है कि 5 क्या है मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, लेकिन क्या ये यूनिक होगा हमेशा, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखना पड़ेगा। सर सर ये डी वाला जो ऑप्शन है अगर वो नॉन रैंडमाइज्ड की जगह रैंडमाइज्ड ले तो ये ऑप्शन ट्रू होगा क्या? नॉन रैंडमाइज के रैंडमाइज लेंगे तो रैंडमाइज क्या होगा प्रोबेबिलिटी P होगी। ओके तो क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? तो इसने कुछ कहा नहीं ना। अगर कुछ नहीं दिया जनरली हम लोग नॉन रैंडमाइज ही लेते हैं। तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट लग तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा एग्जांपल में। अगर पहला मुझे ट्रू लग रहा है ऐसे तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स तो डी हो सकता है इसका मतलब, तो नॉट नेसेसरली करेक्ट कह रहा है। तो एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सर मेरा एक डाउट है, मतलब हाँ नेसेसरीली करेक्ट दैट मींस नेसेसरली नॉट करेक्ट पूछा है ना।
यहाँ पे तो नॉट करेक्ट, नेसेसरी करेक्ट मीन्स। मतलब जरूरी नहीं हमेशा सही हो, मतलब कोई काउंटर एग्जांपल मिल सकता है यहाँ पे, ये मतलब है। सो ओके हाँ हाँ। देखता हूँ तो काउंटर एग्जांपल बनाया, कोई काउंटर एग्जांपल मिलेगा क्या? तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये तो वही है ना, एफ नॉट अपन एफ वन लेस देन इक्वल टू के, इस तरह से है। तो ये तो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, तो मोस्ट पावरफुल होगा, ठीक है ना। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यूनिक ही होना चाहिए मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो ए बी सी ट्रू स्टेटमेंट है तो डी फॉल्स होना चाहिए, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट नेसेसरली करेक्ट, तो डी ही नॉट नेसेसरली करेक्ट लग रहा है। चेक करो, अगर आपको कुछ समझ आ रहा तो बताओ आप लोग। लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में मे बी शायद ट्रू नहीं होगा, इसीलिए, है ना। एनपी लेमा यूनिकनेस की गारंटी नहीं देता ना। एनपी लेमा में कहीं यूनिकनेस वर्ड लिखा रहता है, ऐसा कहीं पढ़ा आप लोगों ने? एनपी लेमा यूनिकनेस की गारंटी नहीं देता। लगा तो एनपी लेमा ही यहाँ पे, लेकिन वो यूनिकनेस की गारंटी नहीं देगा, मुझे लग रहा है इसीलिए शायद ना फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि तो उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मतलब यहाँ लगना है नीमन पियर्सन लेमा ही, लेकिन क्या नीमन पियर्सन लेमा यूनिकनेस की गारंटी देता है कि जो क्रिटिकल रीजन मिलेगा वो यूनिक होगा? ऐसा होगा? तो इसको हम ट्रू कैसे बोलेंगे फिर? डी ऑप्शन को देखते हैं कैसे ट्रू होगा। सो 5x बराबर 1 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5x इज इक्वल टू 1। तो जनरली टेस्ट फंक्शन जब होता है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ है टेस्ट फंक्शन, तो हम लोग नॉन रैंडमाइज्ड ही लेंगे। यहाँ लिखा है ना 5 बी द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ लेवल दिस, तो कुछ नहीं बोला है तो हमें नॉन रैंडमाइज्ड ही लेना पड़ेगा, है ना। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज जो टेस्ट फंक्शन होगा नॉन रैंडमाइज्ड ही होगा, ये उस साइड से लिख सकते हैं हम लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोनों इक्वल ही होगा, दोनों एक ही बात तो कह रहा है दोनों, ये वही है ये वही है, तो इक्वलिटी का साइन है ना, तो इसलिए ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो फॉल्स ए वाला ही होगा, क्योंकि ये भी रिजेक्टिंग एच नॉट है, ये भी रिजेक्टिंग एच नॉट है, तो बात तो दोनों एक ही कह रहा है। चेक करो, ये भी रिजेक्टिंग एच नॉट, ये भी रिजेक्टिंग, मतलब इक्वल हो जाएगा, या कुछ केस में हो सकता है लेसन, बट इक्वल तो होगा। तो इक्वल होगा तो फॉर सम कांस्टेंट कह रहा है ना। तो सुटेबल कांस्टेंट अगर सी ढूंढ लोगे तो उसके लिए सुटेबल कांस्टेंट सी के लिए ये, अगर अल्फा लेवल पे, क्योंकि के की वैल्यू कहाँ से आती है, तुम साइज अल्फा यूज करोगे तो के की वैल्यू कुछ अल्फा के टर्म में आ जाएगी, है ना, समथिंग कोई बोल दो एच ऑफ अल्फा टाइप का समथिंग आ जाएगा, तो अल्फा के टर्म में कुछ आ जाएगा। तो ये डी तो ट्रू इक्वल ही लग रहा है, तो ए में मुझे अब देखना पड़ेगा, ए को जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। डी भी ट्रू लग रहा है, तो ए में ही हमें देखना पड़ेगा कि ये क्यों ट्रू नहीं है ना। मतलब एनपी लेमा यूनिकनेस तो नहीं बताता है, तो वो हम जानते हैं यूएमपी टेस्ट यूनिक होता है, लेकिन यहाँ पे यूएमपी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एमपी की बात कर रहा है ना, मोस्ट पावरफुल टेस्ट की बात कर रहा है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यूएमपी टेस्ट यूनिक होगा, बट एमपी टेस्ट का देखना पड़ेगा। सर ये फर्स्ट वाले में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेस भी हो सकता है ना, एमपी मतलब यूनिक तो रहेगा बट जरूरी नहीं है 0.5 से कम भी रहेगा तब भी वो रहेगा, फिक्स कर दिया है यहाँ पे। नहीं, जैसे लेवल 0.05 है ना, यस सर, बहुत सारे डिस्क्रीट केस में रहता है ना कि अगर अल्फा 0.5 से 0.5 से कम भी रहता है बट वो यूनिक रहता है, मतलब तो ऐसा ही रहता है। अच्छा। अब ये कह रहे हो कि यहाँ पे
अल्फा फिक्स कर दिया, अल्फा लिखते तब भी अल्फा है, अल्फा से लेस पे भी वो अच्छा यहाँ पे यूनिक है। साइज तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ ये यहाँ पे क्योंकि लेवल लिखा है ना वर्ड ये, क्योंकि साइज तो फिक्स नहीं है। तो यहाँ लेवल 0.05 मतलब साइज 0.05 भी हो सकता है, साइज 0.04 भी हो सकता है, साइज 0.03 भी हो सकता है। तो इन डिफरेंट साइज के लिए डिफरेंट हमें एमपी टेस्ट मिलेगा, तो वो यूनिक नहीं होगा एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे लेवल वर्ड है ना। तो साइज तो डिफरेंट हो सकता है, तो डिफरेंट साइज के लिए 5 मुझे डिफरेंट मिलेगा एंड दैट्स वाई यूनिक नहीं होगा। हाँ ये भी पॉइंट सही है ना, क्योंकि इसकी वजह से ही होगा बिकॉज यहाँ पे साइज फिक्स नहीं है, लेवल फिक्स है। और लेवल क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द अपर बाउंड ऑफ साइज ऑफ द टेस्ट, है ना। तो यहाँ साइज तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ लिखा हमने साइज 0.05 कुछ भी हो सकता है कम, तो साइज 0.01 हो सकता है, उसके लिए 5 अलग होगा। साइज अगर 0.02 है तो उसके लिए 5 अलग होगा। 0.03 मतलब क्योंकि 0 और 0.05 इनफिनिटली मेनी रियल नंबर्स हैं, तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ अल्फा इन 0 to 0.05 देयर आर डिफरेंट 5, सो दैट्स व्हाई 5 इज नॉट यूनिक। उस लॉजिक से ये आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ लेवल लिखा हुआ है ना, साइज फिक्स नहीं है। अगर साइज फिक्स करता तो यूनिक हो सकता था, बट ये लेवल लिखा हुआ है ना। सर इनपी लेमा तो यूएमपी होता है। हाँ लेकिन वो साइज फिक्स रहता है वहां पे, लेवल नहीं, है ना। यस सर। उसमें आप देखेंगे साइज रहता है, वही कहना यूएमपी टेस्ट यूनिक होता है, एक फिक्स अल्फा फिक्स साइज के लिए यूनिक मिलेगा। लेकिन यहाँ साइज नहीं, यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज हुआ है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपर बाउंड है साइज के लिए, डिफरेंट साइज का हमें डिफरेंट 5 मिलेगा। तो यहाँ पे साइज फिक्स नहीं है, लेवल फिक्स है, मतलब लेवल इज द अपर बाउंड ऑफ साइज। साइज कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 0.05। तो डिफरेंट साइज के डिफरेंट टेस्ट मुझे मिलेगा एंड दैट्स व्हाई 5 इज नॉट यूनिक। अगर साइज फिक्स हो तो हम शुरू में सोच रहे थे ना कि यूएमपी टेस्ट यूनिक है, एमपी टेस्ट भी यूनिक होगा, लेकिन वो तब होगा जो फॉर फिक्स साइज। अगर साइज ऑफ टेस्ट फिक्स है तो उस फिक्स साइज का एमपी टेस्ट या यूएमपी टेस्ट यूनिक होगा। लेकिन यहाँ पे साइज फिक्स नहीं है, लेवल फिक्स है, तो साइज वैरी कर रहा है 0, इसलिए तो डिफरेंट साइज का हमें डिफरेंट 5 मिलेगा, दैट्स व्हाई 5 इज नॉट यूनिक। तो इस लॉजिक से पहला आउट हो रहा है एक्चुअली, और ये तो सेम ही है तो ये ट्रू है, तो इसलिए पहला वाला ही फॉल्स होगा बिकॉज यहाँ लेवल है, यहाँ साइज नहीं है। ठीक है, अगर ये साइज यूज होता तो फिर ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू होता, तो दैट्स व्हाई फॉल्स है। ठीक है जी, और किसी को कन्फ्यूजन है पूछिए। ठीक है, कोई पूछना है किसी को, देख लो एक बार। ओके ना, मतलब क्लियर है सबको ना। आप इसमें मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना। चलिए इसमें आते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका कि इसमें देखिए ये भी थ्योरेटिकली है ना। कह रहा है कि लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स विद कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब CDF, है ना। तो कॉमन CDF आपको f दे रखा है। fn बी द एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बेस्ड ऑन x1 x2 xn, देन फॉर ईच x। तो ये नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। तो ये सिंपल थ्योरम्स हैं, ये तो नॉन पैरामीट्रिक डायरेक्ट थ्योरम्स हैं। आपको याद होगा कौन सा है, कौन सा टेस्ट होता है भाई जिसमें यूज होता है ये, कोलमोग्रोव-स्पिनो टेस्ट, है ना। तो केस टेस्ट देखो, उससे रिलेटेड थ्योरम्स देखो, उससे हो जाएगा। तो बताइए क्या कहना चाह रहे हो, फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी करेक्ट है। हाँ, कोलमोग्रोव-स्पिनो टेस्ट देखेंगे उससे आ जाएगा। नहीं, बी तो पूछा एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, सिंगल है करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें एक ही ऑप्शन कोई करेक्ट होगा। फर्स्ट में तो वेरिएंस नहीं है, नीच पोर्शन में, तो दैट ये इज फॉल्स। NFN का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, ये हमने क्लास में किया हुआ ना, बाइनोमियल NFX। NFX, है ना, CDF ये है। तो इसके थ्रू आप देखिए, तो हमने ये भी देखा था कि जो FN है उसका एक्सपेक्टेशन तो F ही होता है, और वेरिएंस ऑफ जब आप FN निकालते हैं तो कितना आता 1 है by n fx into 1 minus fx। जी। तो ये आपके पास है, अभी ऐसे ही लिख देता हूँ जस्ट बिना x, तो इस तरह से है। तो क्या उसमें फिट होगा ये B? देखिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम उसमें लग जाएगा। तो अगर इस n को आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो fn माइनस f अपॉन रूट अंडर दिस, लेकिन वहां तो n है ना, तो नहीं होगा। नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो ऐसा होना चाहिए था fx
1 माइनस एफ एक्स अपॉन एन रूट में होना चाहिए था, लेकिन ये वाला एन को जब आप नीचे लाओगे तो रूट में एन स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट फिट तो नहीं बैठ रहा है, तो बी तो ट्रू नहीं हुआ, सेंट्रल थ्योरम में फिट नहीं बैठ रहा है। और बताइए, सी सर। सी सही है ना, मतलब डायरेक्ट थ्योरम है आपके पास। सुप्रीमम ऑफ fn(x minus fx). ये जो है ना एफ एन एक्स अनबायस्ड एस्टिमेटर है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। आप जस्ट जिन लोगों को आइडिया नहीं है, आप केस टेस्ट देखो, उससे रिलेटेड थ्योरम देखो, ठीक है ना, या एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखो एक बार पढ़ के, तो आई थिंक सी स्टेटमेंट ट्रू होगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, इस तरह से होगा। तो ये डायरेक्ट थ्योरम है एक्चुअली, है ना, कि एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये स्ट्रांगली कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, तो ये इस पे कन्वर्ज करेगी। ये थ्योरम है, आप कोई भी बुक उठा के देखो एम्पिरिकल, मतलब ये सब थ्योरम को क्वेश्चन बना रखा है, इस तरह से है। अब इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसमें ऐसा नहीं होगा, जीरो तो नहीं आएगा, तो बाकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम फिट हो नहीं रहा है, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वेरिएंस निकाल रखा आपने, ऐसा आ जाएगा। पहले वाले में एफ एन माइनस एक्स, क्योंकि वो कन्वर्ज करेगी, एफ एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एफ एक्स, fx तो वो तो रूट एन की वजह से 0 इंटू इन्फिनिटी हो जाएगी, वो इनडिटर्मिनेट होगा, तो कुछ नहीं मिलेगा कंक्लूजन आपको, ठीक है। तो ये सही है, सी सही हो जाए, मतलब ये डायरेक्ट थ्योरम है, आपको सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट। ये तो आसान है ना, बाईवेरिएट आपने पढ़ा होगा तो आसान है ये। तो आसान है, बताइए आप लोग, ये तो जस्ट फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, तो मैं बस फॉर्मूला लिख देता हूँ, है ना, ये जानते हैं ना फॉर्मूला आप लोग, ई ऑफ, अगर हम ये लिखते हैं कि एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन बाईवेरिएट नॉर्मल μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो और ई ऑफ वाई गिवन एक्स, तो ये आप सब जानते हैं μ1 नहीं वाई है ना, μ2 हो जाएगा। हाँ μ2 हो जाएगा ना, वाई है इस वजह से, μ2 प्लस रो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 एक्स माइनस म्यू, ये फॉर्मूला यूज कीजिए, हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप लोग कर लेंगे। फॉर्मूला लगाइए और बताइए आंसर क्या आएगा। इजी है क्वेश्चन है ना, ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, 0.08। ठीक है ना। तो किसी को डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग कर लेंगे। फिर भी अगर किसी से नहीं हो रहा तो आप पूछिए, जस्ट फॉर्मूला पुट करना। आपको इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4.32, बाकी सब गिवन है। μ1 3 है, μ2 4 है ना, सिग्मा 1 स्क्वायर 25 है, सिग्मा 2 स्क्वायर 100 है, कोवेरिएंस होता है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये 50 रो है, तो रो रो के ही इक्वल होगा एक्चुअली, ठीक है। ये सब डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसे सॉल्व करेंगे जैसे इन्होंने बताया कि रो ये आएगा, ठीक है। तो ये आसान है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन जो अभी तक हमने किया वो सब थ्योरेटिकल था, थ्योरम बेस्ड या डेफिनेशन बेस्ड, है ना। ये है, आइए इसमें देखते हैं। तो इसमें आपको कह रहा है कि फॉर अ गिवन डेटा एक्स आई वाई आई आई फ्रॉम 1 to n, मतलब आपको पेयर्ड डेटा दे रखा है, n है ना, n पेयर्स हैं, जहाँ पे समेसन एक्स आई स्क्वायर पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, मतलब कोई भी एक्स आई जीरो नहीं है, ये मतलब है कि ऑल, अच्छा सॉरी, समेसन एक्स आई स्क्वायर पॉजिटिव है ना, हाँ, तो उसमें मतलब ये है कि सारे जीरो नहीं हो सकते, हाँ, मतलब एटलीस्ट वन एक्स आई नॉन जीरो है, ठीक है। बीटा हैट सेटिस्फाई कर रहा है वाई आई माइनस बीटा हैट एक्स आई स्क्वायर जो है इन्फिमम है इसका, तो ये देख के कोई बता पाएगा ये कहना क्या चाह रहा है, कि क्या बताना चाह रहा है ये लाइन। This is the something maybe error sum of square. मतलब इसका मिनिमाइज कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसका क्या मतलब OLS एस्टिमेटर। हाँ यस, कि जो बीटा हैट है वो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है बीटा का, क्योंकि अगर आप मॉडल ऐसा लेंगे ना, इफ यू कंसीडर मॉडल एज y इज इक्वल टू बीटा एक्स आई प्लस एप्साइलॉन आई, ये मॉडल अगर आप लेते हो तो समेसन
एप्सिलॉन आई स्क्वायर को जो मिनिमाइज करेगा तो क्या बनेगा y माइनस बीटा एक्स आई होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। अब इन्फिमम लिया है मतलब मिनिमम किया है, तो इसको जब मिनिमाइज करेंगे और जो बीटा की वैल्यू निकल के आएगी वही लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, तो वही यहाँ पे बीटा हैट लिखा हुआ है। तो ये जो लाइन है ये बस बताना चाह रहा है कि बीटा हैट इज लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा, और ये मॉडल है आपका। अब फर्दर आगे इन्होंने नया एक टर्म दिया वी आई है सॉरी वी जे वाई जे माइनस एक्स जे, और यू जे लिया 2xj, और गामा हैट है, अब देखो इन्होंने मॉडल बदल दिया यहाँ पे, सो वी आई माइनस गामा हैट यू आई स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये इसका मिनिमम, यहाँ फिर से वही चीज़ है, ये गामा है उसका लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर गामा हैट है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, वो तो हमें रिलेशन यहाँ दे रखा है, इसको पुट करते हैं क्या आता है। सो इसको देखते हैं। तो यहाँ से अगर आप मॉडल बनाएंगे तो ऐसा है कि वी आई इज इक्वल टू गामा यू आई प्लस सम डेल्टा आई, है ना, वहाँ एरर टर्म एप्सिलॉन आई लिया था मैंने, यहाँ एरर टर्म डेल्टा आई लिया हमने, है ना। तो ये भी वही है समेसन डेल्टा आई स्क्वायर का, अगर आप यहाँ से निकालेंगे समेसन डेल्टा आई स्क्वायर को मिनिमाइज कर रहा है ये, यही होगा ना। सो वी आई माइनस गामा यू आई होल स्क्वायर, तो इसको मिनिमाइज किया जा रहा है तो ये गामा हैट आ गया, जब इसको मिनिमाइज किया तो गामा की जगह गामा हैट आ गया। तो मैं कहने मतलब वही है गामा हैट इज द लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ गामा। अच्छा, तो इस मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई कर लो, तो इस मॉडल को मॉडिफाई, तो कहने का मतलब ये है कि गामा हैट गामा का लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, तो थोड़ा मॉडिफाई करोगे उसके अकॉर्डिंग तो पुट कर लो, देखो क्या बनता है। आप यहाँ पुट करो, तो पूछा क्या है, अगर बीटा हैट 10 है तो गामा हैट क्या होगा। ओके, तो हमें बीटा हैट और गामा हैट में रिलेशन मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। देखिए, सो वी आई जो था वहाँ मॉडल है गामा यू आई प्लस डेल्टा आई, सो यू आई क्या, वी आई क्या है हमारे पास वाई आई माइनस एक्स आई, सो वाई आई माइनस एक्स आई, है ना, और गामा यू आई जो है हमारे पास 2xi, है ना, सी हो जाएगा 2 गामा एक्स आई, बाकी डेल्टा आई एज इट इज़ है। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो ये जो मॉडल है ये चेंज हो जाएगा, जो वाई आई है ये हो जाएगा यहाँ से 1 + 2 गामा, सो 1 + 2 गामा एक्स आई प्लस डेल्टा आई। अब इसको अगर आप ऊपर वाले के साथ कंपेयर करेंगे, सो दिस इज काइंड ऑफ वाई आई इज इक्वल टू बीटा एक्स आई प्लस डेल्टा आई, यही है ना, मतलब एप्सिलॉन आई था। तो अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए, ये मॉडल दूसरे वाले से निकल के आया था, ये मॉडल पहले वाले से है, सेम ही दोनों क्योंकि रिलेशन है। तो इसमें क्या रिलेशन आपको मिल के आ रहा है, देखिए और बताइए। तो आपको पूछा क्या है कि आपको बीटा हैट 10 है तो गामा हैट की वैल्यू आप बताइए। तो यहाँ से मेनली हमें क्या है कि हमें लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालना पड़ेगा ना, मतलब इसमें क्या डिफरेंस आएगा, मतलब इसमें जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर होगा और इसका जो लिस्ट स्क्वायर, क्या रिलेशन होगा दोनों में, सेम आएगा। बीटा हैट इक्वल टू 1 + 2 गामा हैट, सेम ही तो रहेगा मॉडल से। तो उससे क्या बन के आएगा, बीटा हैट तो 10 है तो गामा हैट क्या लग रहा है आपको, क्या आएगा 4.5। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है 4.5 शायद है, अच्छा पहला ही है, ठीक है, ये ना, ठीक है, सो आ जाएगा, हाँ है ना, सो 4 यही है ना, देख लो जी। तो यहाँ से सिंपली आप निकालेंगे तो हो क्या रहा है इस मॉडल में, अगर कंपेयर करेंगे दोनों को तो ये 1 + 2 गामा एक्चुअली बीटा है, ठीक है, और डेल्टा आई एप्सिलॉन आई के इक्वल है, मतलब एरर टर्म ही है दोनों, तो आप एरर टर्म अपने मर्जी से मैं दोनों को एप्सिलॉन ले सकता था। तो ये मॉडल एक्चुअली है, तो यहाँ से बीटा जो कि 10 है तो बीटा को 10 रख के आप गामा निकाल लो, हाँ, सो बीटा को 10 रख के गामा निकाल लो। मेनली ये क्वेश्चन जो फ्रेम किया उनका पर्पस था ये जानना कि आपको लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का डेफिनेशन पता है कि नहीं पता है। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है क्योंकि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ पैरामीटर दैट मिनिमाइजेज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स।
तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर को मिनिमाइज करके ये लिखा है, ये एरर टर्म है। तो बस लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का डेफिनेशन पता है तो आप इसको कैच कर पाएंगे, ये है। तो उससे हो गया। और एक है ना, बस इन्होंने दो अलग अलग मॉडल दिए हैं और बाद में उन दोनों मॉडल को रिलेट कर दिया है। तो दो अलग अलग मॉडल थे, एक मॉडल ये था, पहला ये मॉडल था, दूसरा ये मॉडल है, इन दोनों को बाद में रिलेट कर दिया है। तो कंपेयर करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। तो बीटा को 10 रख दो और गामा निकाल लो। जैसे उन्होंने बताया गामा 4.5 आएगा, तो यही आंसर है। ठीक है। तो बीटा हैट अगर वही है, अगर बीटा हैट रखोगे तो एस्टिमेटर में ये रिलेशन आएगा। ओके जी। तो गामा हैट 4.5 होना चाहिए, देख लेना आंसर की। ठीक है, 4.5 होगा। तो मैथ्स पोर्शन अभी मैं स्किप करता हूँ, परिमल सर करा देंगे, नहीं तो फिर बाद में मैं ही करा दूंगा। ये है कि पहले स्टैट्स वाले क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। ये स्टैट का है ना, चलिए। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें मुझे लगता है करने की जरूरत तो है नहीं। ये क्लास 11 12th में इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। 12th का अगर एनसीईआरटी खोलेंगे उसमें भी ये क्वेश्चन है, क्लास 12th के एनसीईआरटी में। चलिए। ओहो, चलो दोनों एक साथ लिख देते हैं। बताइए जी, पहले का आंसर तो मुझे लगता है मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताइए आप लोग। बहुत आसान है ना, बाइनोमियल थ्योरम सब लोग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सब लोग जानते हैं। सिक्सटीन। ठीक है ना, इसमें मुझे सॉल्व की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, 16। ओके नेक्स्ट। हाँ, किसी को डाउट होगा तो सॉल्व करूंगा, अगर सबका हो गया तो अच्छा है। नेक्स्ट बताइए 13, ये ट्राई कीजिए। सो मतलब बेसिक क्लास 12th वाला क्वेश्चन है। एक्स ई एक्स आप जानते हैं, एनपी वेरिएंस जानते हैं, एनपी क्यू वेरिएंस का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो तो आ जाएगा ये। ठीक है। ओके ये देखिए, यहाँ कह रहा है एक्स फॉलोज 10 डायमेंशनल मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ जीरो मीन वैक्टर एंड आइडेंटिटी को। ओके, तो मतलब एक्स एक्चुअली मल्टीवेरिएट है ना, 10 डायमेंशनल है, तो n10 मीन वैक्टर 0 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोवेरिएंस है ना। तो जो हम म्यू लिखते हैं वो 0 वैक्टर है और सिग्मा लिखते हैं वो i10 है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 10 क्रॉस 10 का। ओके, अब कह रहा है कि डिफाइन y बराबर log स्क्वायर रूट ऑफ x ट्रांसपोज x एंड my_t डिनोट द मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ y। तो my2 क्या होगा? तो पहले आप x ट्रांसपोज x निकालोगे तो क्या होगा, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, हो जाएगा, आसान है। x ट्रांसपोज x क्या आएगा? ये जो x वेक्टर ये होता क्या है, x तो 10 डायमेंशनल है ना। हाँ है ना, ऐसा आ जाएगा ना, x1 से लेके x10 तक, यही आपका 10 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। तो x ट्रांसपोज x जब आप निकालेंगे, x ट्रांसपोज x, तो x ट्रांसपोज, तो x तो 10 क्रॉस 1, x ट्रांसपोज 1 क्रॉस 10 होगा, 1 क्रॉस 10, और फिर x 10 क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 1, मतलब ऐसा आएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x10 स्क्वायर, ये है ना। ठीक है यहाँ तक, मतलब कहने का मतलब ये हो गया समेसन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 10। अब आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे चूंकि हमें बता रखा है कि x वेक्टर जो है वो हमारा ये है नॉर्मल 0, दिस i10, तो xi क्या होगा जी, ईच xi, मतलब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, नॉर्मल 0 नॉर्मल 0 1। तो बताओ आगे सम क्या होगा। ईच xi है नॉर्मल 0 1 स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो ईच xi स्क्वायर भी आप लोग जानते हैं, काई स्क्वायर 1, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 10 सर, का स्क्वायर 10। काई स्क्वायर 10। ओके, तो अभी के लिए रूट इसको बाहर निकाल ले तो क्या होगा, 1/2 है ना। तो हमें my t चाहिए, राइट।
अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको इधर बुला लेते हैं, लॉग को इधर बुला लेते हैं। तो हमसे पूछा my2 पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ओके है। सो अभी के लिए क्या करते हैं, हमें पूछा गया है my2 का मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन e की पावर ty, तो t तो 2 है तो 2y, यही होगा ना my2 का मतलब। अच्छा यहां से देखो 2y किसके इक्वल है, आप यहां से ध्यान से बताओ 2y किसके इक्वल आएगा, e की पावर 2y किसके इक्वल आएगा? log x अच्छा मैं सीधा log समझ, x e की ट्रांसपोज पावर इनटू x हो 2y जाएगा। किसके इक्वल होगा, यहां से एक्स ट्रांसपोज एक्स। हाँ x ट्रांसपोज x ओनली, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 10 है ना। तो मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 10 है, तो इसको कुछ नया नाम देते हैं, e की पावर 2y x ट्रांसपोज x है, तो इसको मैं कुछ नाम रख देता हूँ अभी के लिए, t रख देता हूँ लेट से, तो इसका नाम ही मैंने t रख दिया। तो t जो है वो e की पावर 2y है जो कि x ट्रांसपोज x भी है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 10 है। तो मुझे कोई बताओ काई स्क्वायर 10 का mgf क्या होता है? 1 minus 2t to the power minus n by 2। हाँ तो 1 माइनस 2t इसकी पावर काई स्क्वायर n का माइनस 5 n बाई by 2, 2 तो 10 माइनस by 2 5 हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक चलिए, और यहाँ आपको यही निकालना है। तो अच्छा एक मिनट, हमें उसकी जरूरत थोड़ी, हमें तो ईटी चाहिए था, सॉरी इसकी जरूरत ही नहीं थी। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बताइए, छोड़िए। 10 हो जाएगा। हाँ 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 यस यस, तो हमें तो ईटी चाहिए था ना, क्योंकि ई की पावर 2y टी है मेरा, और एक्स ट्रांसपोज एक्स है, एक्स ट्रांसपोज एक्स का स्क्वायर 10 आ चुका है, तो मतलब ई की पावर 2y टी के इक्वल है। टी मतलब ये कहने का मतलब एक्स ट्रांसपोज एक्स है, और एक्स ट्रांसपोज एक्स तो काई स्क्वायर 10 है, तो इसका एक्सपेक्टेशन 10 हो गया, तो आंसर इज 10। देखिए जी ओके है 29 और 30, अभी दो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 29 या 30 में किसी को डाउट हो तो पूछिए। डन, मतलब किसी को डाउट नहीं है, ओके चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आइए, सो ये भी आसान है। 31 बेसिक, आपको डेफिनेशन पता होगा स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन का, मतलब वाइनर प्रोसेस का, अगर डेफिनेशन पता है तो आंसर आ जाएगा। देखिए, और नहीं हो रहा तो बताइए, आसान है ये।
आया जी कि नहीं? ये तो जानते होंगे ना आप कि वाइनर प्रोसेस में क्या होता है, स्टेशनरी एंड इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट, एक तो वो है, बाकी WT का कोई बताइए क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है? WT का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉर्मल 0, नॉर्मल 0T। हाँ नॉर्मल 0T डेफिनेशन है ये, है ना, नॉर्मल 0T। जैसे पॉइजन प्रोसेस में पॉइसन लैम्डा टी होता है NT, वैसे यहाँ पे नॉर्मल 0T है। अब आप ध्यान से देखो तो W2 का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 2 एंड W3 का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 3। मान लो अभी के लिए मैं इसका नाम X रख देता हूँ और इसका नाम Y रख देता हूँ, ठीक, मतलब W2 इज X, W3 इज Y। अब मैं आपसे पूछूं क्या फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस बिटवीन XY, मतलब कोवेरिएंस बिटवीन W2 एंड W3, इसका फॉर्मूला कोई बताइए। WT1 WT2 का कोवेरिएंस क्या होता है? मिनिमम ऑफ 2। T1 T2, तो 2 3 का मिनिमम कितना है? 2 आ गया। तो अब आपसे अगर पूछा जाए आगे कि x माना मैंने W2 को, ठीक है, y माना W3 को, तो ये क्या है? ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर, यही है। तो एक्सपेक्टेशन x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो यहां से पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई? व्हाट इज मीन, व्हाट इज वेरिएंस? नॉर्मल 0,9। नॉर्मल मीन तो 0 है तो 0 हो गया। वेरिएंस जब निकालेंगे x प्लस वाई का, तो वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 2, है ना, तो 5 प्लस 9, ठीक है, नॉर्मल 0 9। तो यहाँ से अगर किसी रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन 0 है तो वेरिएंस उसके EX² के इक्वल होगा, कहने मतलब ये x प्लस वाई का मीन 0 है, तो जो वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई होगा वो एक्चुअली इक्वल होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर के, क्योंकि वो 0 है, मीन 0 है, तो यही आ गया 9, तो आंसर इज 9। चेक कीजिए, तो इसका आंसर 9 होना चाहिए। कोई डाउट है तो पूछिए। 31 का आंसर 9 है। 32 पे आते हैं। x1 x2 x3 x4 x5, 5 रैंडम वेरिएबल की ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको गिवन है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5 फ्रॉम बाइनोमियल 1 थीटा, मतलब बर्नौली थीटा, है ना, ये है जहां थीटा की वैल्यू 0 से 0.7 है। देन द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ थीटा बेस्ड ऑन एबव सैंपल। तो पहले बर्नौली का एमएलई तो पता ही होगा आप लोगों को, ये x बार हो जाएगा। x बार हो जाएगा ना, तो यहां से हमें बता रखा है कि x1 x2 x3 x4 x5 ये रैंडम सैंपल मतलब IID रैंडम वेरिएबल, तो ये है बर्नौली थीटा। तो हम लोग जानते हैं थीटा का जो एमएलई है, थीटा एमएलई वो आप निकालेंगे, एमएलई क्या, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, मैक्सिमाइज करो उसको, तो x बार आएगा, तो यहाँ से x बार निकाल लीजिए, इन पांचों को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0.6 आ जाएगा। नहीं, टोटल एवरेज कितना आया, एवरेज 0.6 ही आ रहा है। अच्छा, मतलब 2 अपॉन कितना 5, 3/5। 3 है, 3 बार 1 है, ओके, 3/5, तो 0.6। और आपको याद रखना है कि जो थीटा की वैल्यू है जिसको पैरामीटर स्पेस बोलते हैं, तो लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू हमेशा पैरामीटर स्पेस में होना चाहिए, क्योंकि पैरामीटर स्पेस इज द डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन, तो एमएलई हमेशा पैरामीटर स्पेस में ही आना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू इस बीच में है, यस, तो दिस इज आंसर, तो 0.6 इज आंसर, क्योंकि ये बिलोंग करना चाहिए अगर पैरामीटर। सर मतलब थी यहाँ x बार ग्रेटर देन 0.7 आता तो आंसर 0.7 हो जाता। हाँ, फिर वो देखना पड़ेगा नियरेस्ट वैल्यू जिसपे मैक्सिमाइज हो रहा हो, तो जैसे 0.8 आ जाता है एग्जांपल के लिए, तो 0.8 पे मैक्सिमम है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा नियरेस्ट वैल्यू क्या है, तो उसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ना, हो सकता है 0 भी हो जाए, अगर मान लो ऐसा होता कि लाइक्लीहुड फंक्शन मान लो डिक्रीजिंग काइंड ऑफ है, तो वो देखना पड़ेगा जहाँ हाँ, अगर जैसे आप कहना 0.8 आया था तो 0.7 हो जाता उस केस में, क्योंकि 0.8 के अराउंड मैक्सिमम है, तो जो नियरेस्ट वैल्यू आएगी जिसके अराउंड मैक्सिमम 0.7 ही होगा, क्योंकि 0.8 तक तभी जाएगा जब वो इंक्रीजिंग होगा, मतलब वो
ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन में नियरेस्ट ही होगा, वो एनालाइज करना पड़ेगा आपको। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको देखना पड़ेगा इस इंटरवल में कौन सी वैल्यू है जिस पे हमें हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी लाइक्लीहुड फंक्शन की। तो वैसे 0.7 होता इस वाले क्वेश्चन में अगर लार्जर आता तो, बट ये यूनिवर्सल नहीं कि हर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होगा, वो डिपेंड करेगा। ठीक है जी, आंसर की मैच कर लेना, अगर ना हो तो फिर बताना मुझे, है ना। अगर मैच ना करे कोई क्वेश्चन दोबारा डिस्कस करेंगे। 33 पे आते हैं। सो ये भी आसान है। x1 x2 x5 be a random sample from normal theta 6, see theta be the Cramer-Rao lower bound for the variance of unbiased estimator of theta based on this। तो आसान है ना ये तो। पहले आप CRLB निकालो, CRLB ऑफ थीटा, तो ये तो फॉर्मूला था, क्या था, थीटा है तो 1 ही हो जाएगा, 1 अपॉन, है ना, मतलब ऐसे इन जनरल फॉर्मूला होता था ना, इन जनरल क्या होता है, साई थीटा अगर होता है यहाँ पे जी डैश थीटा का होल स्क्वायर, हाँ मतलब 5 डैश थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट, अपॉन आई थीटा, है ना, इंफॉर्मेशन जो है फिशर इंफॉर्मेशन। अब ये फर्दर आप लिखोगे तो यहाँ पे तो आपके पास, आपके क्वेश्चन में तो आपको चाहिए CRLB ऑफ थीटा ही चाहिए, तो 1 अपॉन, और ये आई थीटा जो होता है माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये सिंगल पैरामीटर फंक्शन है क्या, लॉग लाइक्लीहुड लॉग एल। हाँ, या तो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो या फिर एन टाइम PDF कर लो। ये नहीं करना तो वही बात है कि इसी को आप तो यहाँ से आ जाएगा, है ना, माइनस को ऊपर कर देता हूँ, ये वही बात है, माइनस एन टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ d2 अपॉन डी थीटा स्क्वायर लॉग ऑफ, यहाँ क्या है PDF है PM है, PDF कर लो, तो लॉग ऑफ PDF, उससे भी आंसर वही आएगा। चेक कीजिए सब लोग, बताइए। तो इसको कैलकुलेट करके निकालिए, खुद ही आंसर निकालिए और बताइए कितना आएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए कि पहले CRLB ऑफ थीटा क्या निकल के आएगा। मतलब जो PDF नॉर्मल का आप लोग जानते ही हैं, लॉग लीजिए, 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में, जो आएगा उस पर एक्सपेक्टेशन लगाना है, फिर माइनस लगाना है, फिर 1 अपॉन करना है, तो ये आएगा। तो करके बताओ। आई थिंक फॉर्मूला भी होता है इसका सीधा सीधा, नॉर्मल तो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, सिग्मा स्क्वायर बाई n, है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला है नॉर्मल में। तो सिग्मा स्क्वायर यहाँ 6 है, मतलब ये 6/n आएगा, ऐसा कह रहे हैं। यस सर, और n यहाँ 6 5 है, बाई 5 n यहाँ 5 है। अब जैसे इन्होंने कहा कि सी थीटा को इन्फीमम लो, इन्फीमम मतलब मिनिमाइज करो थीटा पे, तो इसमें कहीं थीटा तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट फंक्शन को मिनिमाइज करके वही आएगा। तो कहने का मतलब यही आंसर है। सी, अगर CRLB इसको सी थीटा इसने नाम दिया है, तो मतलब ये हमारा सी थीटा है। तो तुम इन्फीमम लो चाहे सुप्रीमम लो, है ना, वैल्यू क्या आनी है, 6/5 ही आना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो चेंज तो होना नहीं है, तो ये आंसर है। कितना आ जाएगा, है ना, तो 1.2, वैसे तो 1.2 आंसर है, लेकिन इंटू 15। अच्छा यहाँ 15 टाइम कह रखा है ना, ठीक है, तो 15 गुना कर दो, सही रहेगा। सो हमसे पूछा गया है 15 टाइम, ठीक। सो 15 टाइम इन्फीमम ऑफ सी थीटा, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 18, 18 आ जाएगा, नहीं तो फिर 18 आ जाएगा। ठीक है जी, देख लीजिए, तो 18 आंसर हो गया। तो डायरेक्टली आप याद रखते हैं ना, सिग्मा स्क्वायर बाई n इन जनरल नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, जहाँ सिग्मा स्क्वायर नोन होगा उसके लिए। ये भी आसान है ना, तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सर भेज दूंगा अपना। हाँ, जो CRLB के लिए मैं डेल बाय डेल थीटा लॉग एल को x बार माइनस म्यू सिग्मा बाय रूट एन के फॉर्म में लिख दूंगा, तो वहां से तो हो सकता है ना। किसको, जैसे मतलब ये मेरे को थीटा का निकालना रहेगा CRLB, तो उसको मैं x बार माइनस म्यू सिग्मा बाय रूट एन को लिख दूंगा डेल बाय डेल थीटा लॉग एल को, x वहां से आ जाएगा। SC गुप्ता में ऐसा शायद कुछ मतलब अच्छा, तो कुछ दिया वो है। उससे भी देख सकते हो, हम समझ गया जो आप कहना चाह रहे हो, वो आप एस्टिमेटर निकालना चाह रहे हो, फिर उसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा फिर। तो सिग्मा बाय रूट एन तो वेरिएंस आ जाता है हाँ, जो। तो उससे भी हो जाएगा, हाँ, उसका इसको है ना, सिग्मा स्क्वायर में ये नहीं आएगा, फिर चेक कर लेना, उससे भी यही आएगा जो आप कह रहे हो ना, उससे भी वही आएगा। यही आएगा, बिकॉज वहाँ पे एक फॉर्मूला है t माइनस
gamma theta divided by lambda theta. हाँ This is lambda theta is the Camara lower bound and this is the MB B मतलब मिनिमम मिनिमम वेरिएंस वेरिएंस बाउंड बाउंड एस्टिमेटर एस्टिमेटर होता ना। है। वही तो मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर यहाँ पे क्या होता है, जिसका वेरिएंस सीआरएलबी के इक्वल हो। तो पहले आप एस्टिमेटर निकालोगे, फिर वेरिएंस लोगे, तो वो सीआरएलबी के इक्वल आएगा, उससे भी यही आंसर आएगा। चलिए इसमें बताइए, इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा, तो 1 3 2 4 7 8 बी द 3 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, देन द सैंपल स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन योर। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, लगाओ इसमें, आसान है। क्या होगा जी, क्या फॉर्मूला होता था इसका, होता क्या फॉर्मूला बताओ। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आरएस है ना, तो इसका क्या फॉर्मूला है, कोई बताओ, एनीवन। अगर ऑल एक्सआई ऑल वाईआई डिस्टिंक्ट है तो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला याद रखना तभी तो सॉल्व होगा, बिना फॉर्मूला याद रखे सर एग्जाम 1 आ रहा है। नहीं, फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 6 di square divided by n into n square minus 1 हाँ एन क्यू माइनस एन, वही बात है। और डी क्या होता है, xi minus yi सो rank रैंक of ऑफ एक्स आई माइनस रैंक ऑफ वाई आई। तो ये रैंक है ना, लीनियर अलजेब्रा वाला रैंक नहीं है ना, ये नंबरिंग में रैंक है। तो एक्स डेटा वाई डेटा पेयर है, तो 1 3 2 4 7 8 यही ना। तो आर एक्स निकालोगे, सो रैंकिंग इस तीनों में क्या है, रैंक 1 फिर 2 फिर 3, रैंक वाई, तो इन तीनों में है ना रैंकिंग क्या होगी 1 2 3, मतलब सबसे छोटा का रैंक 1, उससे बड़ा रैंक 2, उससे बड़ा रैंक 3, ये हो गया। सो डी आई यहाँ से आएगा, इनका डिफरेंस डी आई है, इस रैंक का डिफरेंस, इसका 1 माइनस 1 0, तो 0 ही आ गया। तो समेसन डी आई स्क्वायर 1 2 3 आ गया 0, तो यहाँ पुट कर दो। तो फाइनली यहाँ से स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 1। ठीक है जी, तो 1 आंसर है। तो क्या राउंड ऑफ क्यों कह रहा है, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, बस इंटीजर में होना चाहिए था। 1.00 अच्छा वैसा है, तो आंसर देख लेना है ना, क्योंकि जनरली ऐसा होता था ना आंसर इन इंटीजर्स, जैसे यहाँ इंटीजर आया लिखा है इंटीजर्स, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं लिखा है आंसर इन इंटीजर्स। चेक करो, आंसर यही है। ओके तो मतलब इसको उसने कोई और तरीके से निकालेगा तो कुछ और। ठीक है, आंसर 1 सही है, 1 लिखेंगे तो आंसर सही देगा। आंसर की देख लेना क्या है, क्योंकि है ना मतलब वही 1.00। सर कोई भी 1 लिखेगा तो रॉन्ग दे देगा। नहीं नहीं सही होगा, 1 पे भी आंसर सही है,
रॉन्ग नहीं देगा, 1 भी सही आंसर है। एक्चुअली रैंक ना मतलब क्या होता है ना, ये जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 में हो सकती है ना, तो ये 1 ही आ गया, मतलब स्ट्रांगली कोरिलेटेड है इसके अकॉर्डिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ 0.99 लिख देगा तब भी सही हो जाएगा। बट ठीक है, 1 भी सही है, 1 में कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 लिख दोगे तो भी सही आंसर होगा। चलो जी, तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है ना, देखो तो तो क्या कह रहा है कि कंसिडर द मल्टीलिनियर रिग्रेशन मॉडल yi बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 i बीटा 2 x2 i बीटा 3 x3 i बीटा 4 x4 i प्लस एप्सिलॉन i की वैल्यू 1 से 25, मतलब 25 पॉइंट्स हैं इस तरह से, मतलब yi की 25 वैल्यूज है ना, वेयर बीटा i जो कि अच्छा i यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ है ना बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4, ठीक है, तो यहाँ पे कितने पैरामीटर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पैरामीटर है, बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ठीक है, आर अननोन पैरामीटर्स, द एरर्स आर IID रैंडम वेरिएबल हैविंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एरर का डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज दैट द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, वो बता रखा है कि आर स्क्वायर की वैल्यू 5/6 है, तो वैल्यू ऑफ एडजस्टेड आर, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बताओ, सीधा सीधा है ना, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में क्या रिलेशन है? सर 1 - n - 1 डिवाइडेड बाय n - p - 1 1 - r स्क्वायर। एक मिनट, आप क्या कह रहे हो, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 1 - n - 1 n-1 डिवाइडेड बाय n - p - 1 n-k-1 इनटू 1 - r स्क्वायर इन मिडिल में, यस। पुट करो जरा, इससे क्या आंसर आता है ना, सारा वैल्यू दे ही रखा ना आपको यहाँ पे, तो आपको जो n क्या है, आपका k क्या है यहाँ पे, ये बताइए, इस क्वेश्चन में n क्या है और k क्या है और आर स्क्वायर क्या है, इसी की जरूरत है ना, तो n is 25 and हाँ k is number of x, that means dependent variable 4 and r तो given already पुट करो clearly कितना आंसर आ रहा है बताओ। 5 was। तो 0.8। 0.8, बाकी लोग देख कीजिए, चेक कीजिए क्या आपका भी 0.8 आ रहा है, आंसर देख लेना, आंसर क्या है। ठीक है जी, बाकी लोग चेक कर लो, अगर कुछ डाउट है तो बताओ। तो सिंपल ये फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप पुट करोगे आ जाएगा। सो n सैंपल साइज है, k नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स है ना, एक्सक्लूडिंग इंटरसेप्ट, मतलब जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो बताया इन्होंने। किसी को डाउट नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो अभी मैथ्स वाला स्किप कर दे, पहले स्टैट्स वाले क्वेश्चन सर 38 का मैथ्स वाला आई नो, मतलब कोई शॉर्टकट हिंट्स दे सकते हो आप? किसमें? यस यस सर। कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या? 38। 38 एक तो वही है, रैंक निकालना है ना, हाँ, तो रैंक में क्या होगा, ये फुल रैंक, मतलब उसमें वो कर लो ना, कैसे निकाल सकते हैं, एक तो है कि पूरा आप लेंदी वे है कि आप क्या किससे करोगे, रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके, है ना, तो एक तो वो तरीका है, दूसरा है 2 मैट्रिक्स का सम लिख लो, उसके अकॉर्डिंग कर लो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स को, इफ़ यू सी केयरफुल्ली, तो ये जो ए मतलब पी मैट्रिक्स जो बोल रखा है हमें,
P को अगर हम लिखें तो ये कुछ ऐसा है ना, डायगनल्स पे 9/10 है और नॉन डायगनल -1/10 है, ये बात चल रहा है ना। तो इसको अगर मैं ऐसा कर दूं, सबको मैं 9/10 कर दूं पहले, ठीक है, तो कितना रो सम 0 हो जाएगा। हाँ रो सम 0, एक इगन वैल्यू 0 रैंक का हो हाँ, जाएगा। एक आइगन वैल्यू 0 तो होगा ही, क्योंकि रो सम और कॉलम सम भी 0 है। सिमेट्रिक है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सारी आइगन वैल्यू ये होंगी, रियल होंगी, और रो सम 0 है तो तो एक रैंक 10 नहीं होगा। रैंक 10 नहीं होगा, 10 से कम होगा फॉर श्योर है, तो 10 तो आउट हो जाएगा। अब 1, 8, 9 में आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं ऐसा करूं सारे, या मैं ऐसा कर देता हूं -1/10 लिख दें, तो एक 10 इसको लिख सकते हैं 1 - 1/10, 9/10 को मैं ऐसा लिख सकते हैं, 9/10 को लिख सकते हैं 1 - 1/10, तो ये I -1/10 इंटू J, तो I तो पता ही आप लोगों को क्या है, तो ये I10 हो गया और J10 हो गया। तो I10 आप लोग जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, J10 यहाँ पे क्या है, जिसके सारे एलिमेंट 1 हैं, ये 10 × 10 की मैट्रिक्स है जिसका सारा एलिमेंट 1 है। तो आप P को ऐसा लिख सकते हैं, I10 - 1/10 टाइम J10, चेक करो, जहाँ J10 क्या है, सारे एलिमेंट 1 है, 10 × 10 की मैट्रिक्स एलिमेंट 1 है, और I10 आप जानते हैं ऑलरेडी। यस सर। तो अब इसके अकॉर्डिंग आइगन वैल्यू, आप पूरी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं P की। क्या क्या आइगन वैल्यू, इसकी सारी आइगन वैल्यू 1 है 10 बार, और J की आइगन वैल्यू बताओ क्या क्या होगी, सारे एलिमेंट 1 है J में, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी, 10 × 10 का मैट्रिक्स है सारे, आप थोड़ा आइडिया लेना, जैसे मान लो 1 × 1 का होता तो आइगन 1 आती, 1 1 1 1, 2 × 2 का होता तो क्या होता, आइगन वैल्यू क्या आती, 1 0 आती, 3 × 3 का होता तो आइगन वैल्यू क्या आती, 3 0 0, ये ना। तो समझ इसका क्या होगा, एक 10 होगा, बाकी सब 0 होगा। तो अब आप मुझे P की आइगन वैल्यू बताओ, P की आइगन वैल्यूज क्या हैं। I10 की सारी आइगन वैल्यू 1 है, इसमें एक 10 है, बाकी सब 0 है, तो कलेक्टिवली आप रूल जानते होंगे, P की आइगन वैल्यू बताइए क्या क्या होगी, कोई बताओ, एनीवन। P मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी, एक तो 0 होगा हाँ एक 0 होगा, पहला वाला है ना, करस्पॉन्डिंग ले लो ना, एंड 1, सब 1 ऑन ये तो ऑन 1 ही है सब, और यहाँ सब 0 देन 0 है, सब। तो 1 - 10 टाइम 0 1, तो बाकी सब 1 होगा, तो ऐसा हो गया। और रैंक का डेफिनेशन यूज करो अब, तो रैंक का डेफिनेशन क्या कहता है, अगर मैं रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया होता तो इसका वो क्या होता, रो इक्लोन फॉर्म क्या बनता, एक रो 0 हो जाता, बाकी आइडेंटिटी जैसा बनता, ऐसा होता ये। तो इसमें कितने नॉन 0 रो हैं, चेक करो, P में कितने नॉन 0 रो हैं, अगर P का रो इक्लोन फॉर्म अगर हम लिखें, रो इक्लोन फॉर्म, तो 9 ना, क्योंकि एक रो 0 है, एक रो 0 क्यों है, बिकॉज ऑफ 0 आइगन वैल्यू है ना, तो मतलब रो इक्लोन फॉर्म लिखा ना, रैंक एक्चुअली यहाँ 9 आएगा, एक्चुअली कहने वाला ये है कि इसका रैंक 9 होगा, 9 नॉन 0 आइगन वैल्यूज है यहाँ पे, तो इसका रैंक 9 होगा, तो इसका रैंक 9 है, क्योंकि इसका रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0, लास्ट रो 0 हो जाता पूरा, बाकी 9 रो नॉन 0 होता, तो इसका रैंक 9 है यहाँ पे, ये है। ओके सर, थैंक यू। इसको इधर इंपोर्ट कर ही देता हूँ, तो ठीक है। तो ये स्टैट्स भी आसान है बहुत, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है x एक रैंडम वेरिएबल जिसका CDF दे रखा है आपको, अब कह रहा है कि अगर मीडियन x का 1/√2 है तो बताओ अल्फा क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन तो पता है कॉन्टिन्यूअस में आपको, इसने कॉन्टिन्यूअस कहा है, चेक कर लो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, 0 के राइट हैंड लिमिट अल्फा है, ओ तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है ना, मतलब मिक्स्ड है,
मतलब हम लोग क्या गलती कर सकते हैं, आप ये सोचोगे अच्छा ऐसा कर देते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस में ऐसा होता है ना, ये होता नहीं है। सोचो, क्योंकि जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो है, जीरो की राइट हैंड लिमिट अल्फा है, तो मतलब जीरो पे अल्फा का जंप है, तो मतलब ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। मतलब नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है 3 अल्फा, राइट हैंड लिमिट है 1, तो 1 पे भी जंप है, तो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है। ओके, सो बताओ हमें मीडियन दे रखा है, तो आप बताइए क्या होगा। लेकिन मीडियन 1/√2 दिया ना, बीच का वैल्यू दिया है। कोई बात नहीं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि 1/√2 इज मीडियन ऑफ x इफ एंड ओनली इफ, डेफिनेशन बताओ मुझे कोई डेफिनेशन इन जनरल, किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए क्या डेफिनेशन था, मेरे क्लास में लोग सिखाए होंगे। Probability of ना probability f of capital X small x प्रोबेबिलिटी greater ऑफ, than equal to ना probability f of capital X small x greater than नहीं equal समझा, to p, f, yes, हाँ f, capital X small x हाँ greater than equal to p, p, तो p यहाँ हाफ है, मीडियन है ना। एंड and probability capital X x minus less than equal to p, हाँ, तो यहाँ x 1/√2 है, क्योंकि मीडियन x होता था ना, तो यहाँ 1/√2 है। क्या होगा अब चेक करो आप। सो 1 बाई, एक्चुअली ना बीच का पॉइंट है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ से 1/√2 तो इस बीच में है, रखो अल्फा इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। x को 1/√2 रखो तो 1/2 कैंसिल हो गया, 1 1 प्लस 1 मोर देन इक्वल टू हाफ, एंड अल्फा इंटू 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू हाफ। तो ओके तो यहाँ तो आ तो गया, सिंपल alpha गया। equal to 1/4, तो 2 अल्फा मोर देन इक्वल टू हाफ, और यहाँ से 2 अल्फा लेस देन इक्वल टू हाफ, तो यहाँ वो रूल वर्क कर जाएगा नहीं। तो अल्फा कितना आ गया, 1/4, तो अल्फा एग्जैक्टली 1/4 आ गया। चेक करो भाई बाकी लोग, क्योंकि बीच का पॉइंट है ना, 1/√2 बीच का पॉइंट है इसीलिए। तो वैल्यू ऑफ अल्फा इज, आंसर चेक करना क्या है ना। सो देख लो भाई, ओके। सो नेक्स्ट है x विद सर एक बार पीछे कर, जी ओके सर। हो गया ना, ठीक। हाँ, सो तो हम लोग यहाँ पे हैं, तो इसमें जो बोला गया है देखिए जी, सो ये कह रहा है कि x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ। तो आपको देख के समझ आइए, लॉग नॉर्मल का पीडीएफ है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो मतलब यहाँ से अगर आप सिंपली ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, तो आपको ये समझ आएगा y बराबर लॉग x मान लो, और आपको ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला पता होगा, तो इससे निकालोगे तो ये आएगा नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है, ये है ना, चेक कर देख लो। 1/√2 पाई सिग्मा 1/x लॉग x के बदले है माइनस हाफ दिस, यस। तो और आगे क्या बोल रहा है कि आगे आपसे बोल रहा है कि लॉग ऑफ
ई ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ई एक्स का होल स्क्वायर, ये 4 है। तो बताओ वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स कितना होगा। तो ऐसे तो वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स ऐसे ही हमें दिख रहा है कि सिग्मा स्क्वायर आएगा। अब मेन सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो ये हमें यूज करना पड़ेगा सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, बताओ जी। तो आगे क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑफ ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई एक्स का होल स्क्वायर है ना। सो हाउ टू फाइंड वेरिएंस ऑफ लॉग, सिग्मा की वैल्यू मैंने निकालना है आपको। देखो रिजल्ट या तो यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली आ जाएगा ना, ए बी सी। अच्छा एक ऑप्शन छूट गया। बताइए जी क्या आएगा इसमें। एनीवन, किसी का आया कुछ। सर इसको हम एमजीएफ से निकाल सकते हैं। एमजीएफ से निकाल सकते हैं, ओके। तो एमजीएफ एक्स इक्वल टू ई का पावर वाई हो जाएगा, और सर वही ई एक्स स्क्वायर निकालना है तो वहाँ पे एमजीएफ वाली प्रॉपर्टीज तो एक्स आपका ई की पावर वाई आ जाएगा, एंड देन मुझे ई एक्स चाहिए। हाँ तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ई एक्स चाहिए, मतलब ई ऑफ ई की पावर वाई चाहिए, तो मतलब एम जी एफ ऑफ वाई एट 1 चाहिए, है ना। अगर ई एक्स स्क्वायर चाहिए तो ई ऑफ 2y चाहिए, है ना, क्योंकि x तो e की पावर y था। तो यहाँ से आप ये कह रहे हैं कि एम वाई ऑफ 2 हो जाएगा। चूँकि y नॉर्मल है तो हमें ये पता है कि एम जी एफ ऑफ वाई क्या है। सो e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, यही ना। अच्छा तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से पुट करके देखते हैं। तो ये जो वैल्यू है 1 रख देंगे t की जगह, तो ये आ जाएगा e की पावर ई एक्स पी, टी को 1 रखना है। सो म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर, एंड यहाँ पे आप t की जगह 2 रखोगे तो ये बनेगा ई एक्स पी, टी को 2 रखोगे तो 2 म्यू प्लस, और वहाँ t को 2 रख देंगे तो 4 है ना अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो ये तो ई एक्स और ई एक्स स्क्वायर हो गया, इसका रेशियो ले लो। अच्छा यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर का रेशियो है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरे पास कि ई की पावर ही कर देता हूँ, बेटर रहेगा। तो ई की पावर ही तो है, तो ई एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, ये जो है ई एक्स इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगी ई की पावर है ना, पावर पावर मल्टीप्लाई 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर, यही हो जाएगा। और ई एक्स स्क्वायर जो है ई की पावर 2 म्यू प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर, यही ना। यहाँ तक ओके है, देखिए। तो ई ऑफ एक्स ठीक है यहाँ तक। अब इसका मुझे लेना है रेशियो, तो इसका अपॉन दिस अपॉन दिस करने हैं।
करो रेशियो लो भाई। तो हमें चाहिए EX स्क्वायर अपॉन EX होल स्क्वायर। तो ये पहले लिखना है, ये बाद में। तो e की पावर 2 म्यू प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन, एक मिनट पहले क्या लिखना था, EX स्क्वायर ना, यही वाला ना। और यहाँ पे है e की पावर 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर। पावर डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ, तो e की पावर 2 म्यू कट गया, सिग्मा स्क्वायर बचा। और मैं इसका लॉग लूँगा, अब ये यूज़ करना ना मुझे। तो अब मैं दोनों तरफ लॉग लगा देता हूँ। तो यहाँ जब हम लॉग लगाएंगे, सो लॉग ऑफ EX स्क्वायर अपॉन EX होल स्क्वायर, यही है। तो ये लॉग लगाओगे तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर, और ये मुझे क्वेश्चन में 4 दे रखा है, तो 4 आ गया इसका मतलब, यही ना। तो हमें पूछा गया था वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स, तो खुद सिग्मा स्क्वायर आया था, तो ये सिग्मा स्क्वायर था जो कि 4 है। तो आंसर 4 होना चाहिए, चेक कर लीजिए। ठीक है जी, सही बताया आपने। ओके है, देख लीजिए जी। MGF से आ गया ना। कोई डाउट नहीं, चलिए। तो सो नेक्स्ट है ये भी थ्योरम बेस्ड ही है ऐसे ना। तो क्लास में थ्योरम भी हमने लिखा था इस पे। तो आप ये देखेंगे कि XY भी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स विथ जॉइंट PMF है ना। तो m तो 0 से n है, n 0 से इन्फिनिटी है। सो लैम्डा इज अ फिक्स्ड रियल नंबर। सो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो क्या समझ आ रहा है? इसको अगर ठीक से आप देखो कैसा लिख सकते हैं हम इसको, ये जो PXYMN है, इसको हम क्या लिख सकते हैं जी? बोलो भाई, इसको फिट करते हैं। n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? n फैक्टोरियल फिर n माइनस m फैक्टोरियल, यही ना। एंड फिर बदले में m फैक्टोरियल और 1/2 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। यहाँ तक ओके है? तो ये n फैक्टोरियल बैलेंस हो गया। अब बचा हमारे पास 1/2 की पावर n। तो ये एक PMF है और ये भी एक PMF है? तो मतलब फर्स्ट वाले में m फैक्टोरियल छूट गया। फर्स्ट में m फैक्टोरियल छूट गया था। एक मिनट, अच्छा m फैक्टोरियल यहाँ एक और था जो कि मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ m फैक्टोरियल यहाँ लगा देते हैं। अब ये बाइनोमियल बन गया। तो अब आप देखेंगे ध्यान से, तो इसको मैं लिखता हूँ, इसमें कोई m नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये है PMF ऑफ है ना, x को m रिप्रेजेंट कर रहा है, y को n रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बाइनोमियल कितना है? ये n किसका है? y का ना। तो n क्या है यहाँ पे? सो PMF ऑफ y इन n, यही ना। और PMF ऑफ x गिवन y इन
m गिवन n, यही लिख सकते हैं क्या हम लोग ऐसा? देखिए ओके, क्योंकि ये वाला ये बना और ये वाला ये बना। अब यहाँ जो x गिवन y जो हम लिख रहे हैं ये है एक्चुअली, तो y बराबर y कितना है, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n को ना, n, तो ये है बाइनोमियल n कॉमा हाफ, ठीक है। एंड जो y अलोन है वो है पॉइसन लैम्बडा। तो ये भी डायरेक्ट एक थ्योरम है। अब इसको प्रूव करेंगे तो x का डिस्ट्रीब्यूशन कोई बताइए जिनको याद हो, ये थ्योरम डायरेक्ट है जो टोटल प्रोबेबिलिटी से आता है। ये रोयतकी में सीधा सीधा थ्योरम है, क्लास में मैंने लिखाया होगा। तो आएगा पॉइसन एन लैम्बडा, है ना, तो एन पी, सॉरी, मतलब यहाँ पे ये था ना, कहने मतलब लैम्बडा इंटू पी होता है ना, तो पी तो हाफ है, तो ये लैम्बडा बाई 2 आएगा, लैम्बडा पी होता है ना, पॉइसन लैम्बडा पी, तो पी यहाँ हाफ है। चेक करो भाई। सो पूछा क्या है हमसे, which of the following option is correct। अच्छा 4 ऑप्शन है ना, चेक करो। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y बराबर n, तो यही आ गया, ये ट्रू है, बाकी सब फॉल्स होगा। चेक करो, है ना, इसके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई डाउट तो बताओ। ये सिंपल एक थ्योरम है, ठीक है, ये एक थ्योरम होता है। उसका थ्योरम x फॉलो पॉइसन लैम्बडा p होता है। ठीक है, कोई देखो वो ऐसे लिखाया होगा, तो यहाँ दूसरे तरह से आ गया कि x इज पॉइसन लैम्बडा एंड y गिवन x इज इक्वल टू स्मॉल x ले लो, तो ये लिखाया होगा बाइनोमियल x कॉमा p, देन y इज पॉइसन लैम्बडा p। तो इस क्वेश्चन में x की जगह y की जगह x आ गया। अगर इसी को मैं दोबारा लिख दूं यही थ्योरम, तो ठीक है, तो इसको अगर मैं दोबारा लिख दूं, अब यहाँ x की जगह y कर दो और y की जगह x कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मान लो ये y है, पॉइसन लैम्बडा एंड x गिवन y बराबर n मान लो, तो ये हो जाएगा, एंड देन x इज पॉइसन लैम्बडा, वही बात है, लैम्बडा p, तभी वही बात है। प्रूफ बहुत इजी है इसका, प्रूफ जिन लोगों को करना हो बहुत आसान प्रूफ है, बस आपको एक लाइन में। सो हमें चाहिए, मैं दूसरे वाले का प्रूफ लिखता हूँ, इस वाले का प्रूफ लिख देता हूँ। सो हमें चाहिए x बराबर x, तो ये होगा समेसन, अभी आप कैसे निकालते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y, रेंज होगा y का, क्योंकि जो हमें y पता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मैंने आपको सीरीज का सम निकालना, क्योंकि x का है तो हम समेसन y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, तो यहाँ ध्यान दो कि जो सपोर्ट है y तो ऐसे 0 टू इन्फिनिटी अलोन होगा, लेकिन यहाँ x y पे डिपेंड कर रहा है, तो x की वैल्यू 0 1 टू n तक है। अगर यहाँ में y लिखा होता तो यहाँ y होता, ठीक। सो तो यहाँ y तक जाएगा, मतलब x की वैल्यू 0 से y तक ही जाएगी और y इन्फिनिटी तक जाएगी। ये इन जनरल सपोर्ट है इसका जॉइंट का, तो y की वैल्यू x से इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू x से इन्फिनिटी, ये सम निकाल लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब ये सीरीज का सम निकालो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो सम निकालोगे तो यही आएगा, e की पावर माइनस लैम्बडा p लैम्बडा t की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है। और x यहाँ x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सो ये भी आसान है ना, वो जस्ट
बताओ यहाँ x1 x2 xn नॉर्मल माइनस थीटा कॉमा थीटा है, तो मीन माइनस है, वेरिएंस थीटा है ना, जहाँ थीटा पॉजिटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको मिनिमल सफिशिएंट निकालना है, मिनिमल सफिशिएंट निकालना है, कंप्लीट निकालना है। तो कंप्लीट तो होगा नहीं, यहाँ सिंगल पैरामीटर फैमिली है और ये 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर है, तो कंप्लीट तो हो नहीं सकता, तो ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। सिंगल पैरामीटर फैमिली है ना, थीटा इज ओनली पैरामीटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर कंप्लीट हो नहीं सकता। एंड अब आपको ये कह रहा है UMVUE, तो ये अनबैस्ड है, अनबैस्ड चेक करो तो आ जाएगा। कंप्लीट सफिशिएंट अब चेक करना पड़ेगा, तो चेक करके बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, चेक करके बताओ। आसान है ये, एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला थ्योरम पढ़े होगा ना, पिटमैन कुपमैन थ्योरम, या 1 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली में जो डायरेक्ट कंप्लीट सफिशिएंट आ जाता है वो लगाओ। कंप्लीट सफिशिएंट आ जाएगा तो वही मिनिमल सफिशिएंट भी होगा। सर समेशन एक्स स्क्वायर इज मिनिमल सफिशिएंट बिकॉज वो जो रेशियो लेके करते हैं ना, एल थीटा एक्स का डिवाइडेड बाय एल थीटा वाई का, एल थीटा इज द लाइक्लीहुड फंक्शन, दिस टाइप ऑफ फ्रॉम दिस इक्वेशन समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर, देन दिस इज द इट इज द पैरामीटर फ्री हो रहा है, तो समेशन एक्स स्क्वायर एज पर रूल मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो क्या आंसर आया फाइनली? Summation x square is the minimal sufficient statistic. ओके तो ये आसान है ना, इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत है? कोई चाहता है मैं सॉल्व करूँ? सिंपल है, यू जस्ट राइट, ये जो PDF है ना, PDF को सिंपली लिखो EXP, ऐसा आ जाएगा AX B थीटा CX है ना, या C थीटा HX। PDF को इस फॉर्म में लिख लो, एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, तो T बराबर जो समेशन ऑफ HX होगा HXI, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट, तो मतलब मिनिमल सफिशिएंट भी हो जाएगा ना, सो दिस इज मिनिमल सफिशिएंट, ये आ जाएगा, ठीक है। सो T इज मिनिमल सफिशिएंट। कोई डाउट किसी को? सो ये जैसे बता रहे हैं कि ये आएगा, तो ये कंप्लीट सफिशिएंट तो है ही नहीं, तो UMVU तो यहाँ है ना, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएशन सर ये भी तो मुझे सर समेशन एक्स आ रहा है, ये वाला XI आ रहा है, हाँ तो XI अगर आ रहा है तो एक्चुअली थीटा स्क्वायर के लिए समेशन एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, माइनस थीटा कॉमा थीटा था ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पे ये है कि एक्चुअली ये समेशन एक्स स्क्वायर जो है ना वो सफिशिएंट ही नहीं है थीटा के लिए, वो थीटा स्क्वायर के लिए सफिशिएंट है। ओके ठीक तो है, देखते हैं। पहले मिनिमल सफिशिएंट के लिए पहले सफिशिएंट तो होना पड़ेगा। तो आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही होगा? मतलब मैं अभी सॉल्व किया तो ए ऑप्शन आ रहा है। तो A आ गया, तो D के बारे में क्या कहेंगे आप? तो सर जी यहाँ पे कंप्लीट एग्जिस्ट नहीं होगा, तो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ही एग्जिस्ट नहीं होगा। यूनिफॉर्मली के लिए पहले CSS होना जरूरी है, मतलब कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। हाँ यहाँ पे ये मतलब CSS एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, उससे नहीं आ रहा था, मिनिमल सफिशिएंट कैसे चेक करोगे? डेफिनेशन से आप चेक कर रहे हो, सो देयर इज हाँ, अदर वे टू चेक, जो होता है कि T इज मिनिमल सफिशिएंट, जो होगा T इज मिनिमल सफिशिएंट इफ एंड ओनली इफ लाइक्लीहुड फंक्शन इन X
अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन इन वाई, दिस इज फ्री ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ, यहां से आ जाता है टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई, है ना। तो इससे मिनिमल सफिशिएंट आ जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हो। तो जी जी ओके, और यहाँ सफिशिएंट में 2 डायमेंशनल आएगा। अगर इससे करेंगे तो लगता है 2 फंक्शन शायद बनेगा, ऐसा है। वो तो मैं गेस कर सर रहा हूँ। मैं सॉल्व करो। मैंने जो सॉल्व किया, हाँ मैंने जो सॉल्व किया था सेकंड प्रोसेस में किया था, तो समेशन एक्स स्क्वायर ही मतलब फेजली आ रहा है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा है तो। ऐसा आएगा क्या, वो तो मैं गेस कर रहा हूँ कैसा आएगा, वो करने के बाद पता चलेगा। तो अगर सिंगल आएगा, अगर मोर देन 1 डायमेंशनल आया फिर तो कंप्लीट सफिशिएंट है ना, तो होगा ही नहीं फिर वो उस केस में, क्योंकि यहाँ उसमें कंडीशन ये भी होता है ना कि पैरामीटर स्पेस मस्ट कंटेन सबसेट इन आर के। अगर के पैरामीटर यहाँ सिंगल है ना, तो कहने को देखते हैं अभी क्या आता है। तो मैं कैसे ही गेस कर रहा हूँ, सॉल्व करके देखते हैं। मिनिमल सफिशिएंट तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। मिनिमल सफिशिएंट तो आपको यहाँ से आ जाएगा, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के वैसे डिवाइड कर लो, तो उससे मिनिमल सफिशिएंट आ जाएगा। चलो पहले पीडीएफ लिख के देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ से जो पीडीएफ है आपके पास 1/√2π, ठीक है। सिग्मा यहाँ रूट अंडर थीटा, फिर e की पावर -12 x माइनस थीटा, यहाँ रूट थीटा होगा ना तो बाहर थीटा आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर खुद थीटा है। सो ओके, इसको अगर मैं EXP में लिखूंगा तो एक तो √π वाला ना। हेलो हेलो हाँ जी सर जी, इसका कलर थोड़ा चेंज करिए, वाइट करिए, वाइट। समझ नहीं आ रहा आप क्या जो कहना आप चाह रहे हैं। जो आप लिख रहे हैं वो रेड कलर के बजाय वाइट कलर में लिखिए, अच्छा वो थोड़ा तो ये चीज़ पहले बोलना चाहिए ना। हाँ तो इतना मैं रेड में लिख रहा हूँ, इसको चेंज कर देते हैं। सो यहाँ से क्या आ जाएगा कि दिस -1/2 log थीटा एंड देन आ जाएगा -1/2, इसको ओपन कर लो, x² प्लस थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा x, ये चीज़ है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो हमें तो उसमें इंटरेस्ट है कि क्या होगा, है ना। तो EXP ठीक है, ये स्क्वायर थीटा वाला रह गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा अब, यहाँ से ब्रेक करोगे तो 1 माइनस θ/2 भी आएगा एंड देन -x² थीटा, और वहाँ से आ जाएगा 2 थीटा कट जाएगा प्लस x ओनली, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कैसे ना 2 थीटा -x बचेगा। चेक करना कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं ना। 1/√2π सिग्मा e की पावर -12 x माइनस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। फिर लॉग लगा दिया, एक्सपोनेंशियल, फिर लॉग ले लिया। सो -1/2 बाहर, रूट हो गया -1/2, ठीक है। हाँ एंड अभी के लिए हमें मेनली इंटरेस्ट उस टर्म में होता है जहाँ x और थीटा साथ में है। तो ये तो यहाँ सही है कि समेसन xi² जो है ये कंप्लीट सफिशिएंट है। चेक करो तो ये मिनिमल सफिशिएंट होगा। चेक कीजिए इसमें क्या दिक्कत है। जो थ्योरी पहले लिखा था वो सही था, इससे जाओगे तब भी यही आएगा। इससे आप जाओगे लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, ब्रेक करो, तब भी आपको Tx वही मिलेगा, समेसन xi² भी मिलेगा। चेक करो अब कौन सी दिक्कत है बताओ। ये 1 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली में कंप्लीट सफिशिएंट निकालना होता है। सिंगल पैरामीटर फैमिली है और इंटरवल है, थीटा यहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी में। तो इंटरवल है, 1 डायमेंशनल एस्टिमेटर है, 1 पैरामीटर है, सो पैरामीटर स्पेस मस्ट कंटेन, है ना। तो एक ही पैरामीटर है ना, तो सबसेट ऑफ आर वो कंटेन कर रहा है, मतलब इंटरवल इन आर। ओके देखो बी सही है, चेक करो।
ठीक है ना? ओके, अगर ए सही हुआ ना तो डी भी सही हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मतलब ए और डी मतलब कहना और कंप्लीट सफिशिएंट समेशन एक्स आई मिल जाता ना तो ये भी हो जाता, लेकिन वो तो डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं है। तो बी ही सही है, ए डी गलत होगा। ओके, इसको 2 पार्ट में इंपोर्ट करना पड़ेगा नहीं। देखिए जी, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि x1 x2 be a random sample of distribution having PDF exponential rate 1 by theta mean theta है, एंड फॉर टेस्टिंग h0 जो कि थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है अगेंस्ट थीटा मोर देन 1। अब ये टेस्ट फंक्शन जो दे रखा है ये क्या है, नॉन रैंडमाइज टेस्ट फंक्शन है ना। तो टेस्ट फंक्शन आपको दे रखा है 5x1 x2 1 है अगर x1 मोर देन 1 है, और 0 है अगर x मोर देन 0 है, ठीक है, मतलब अदरवाइज है, सॉरी। तो which of the following test has the same power function as phi? सो पावर फंक्शन क्या आता है, पहले इसका पावर निकाल लो इस फाई का, फिर हर ऑप्शन का पावर निकाल लो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सो अगर ऐसे देखोगे, सो जो पावर अगर टेस्ट फंक्शन आपको दे रखा है, सो पावर ऑफ टेस्ट होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स, जब मैं x लिख रहा हूँ इसका मतलब है x1 x2, ठीक है ना। सो फाई एक्स व्हेन h1 इज ट्रू, ये निकाल लो। तो पहले इसका निकालो, तो अगर फाई का निकालोगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन 1 व्हेन h1 इज ट्रू। h1 में क्या है, थीटा मोर देन 1 है, तो इसको वैल्यू निकालो कितना आएगी, मोर देन 1। सो थीटा या फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर लेंगे, है ना, हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब है ना h1 जब कंपोजिट होता है, सो वी हैव टू मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज करते हैं। टेस्ट फंक्शन ऑलरेडी दिया है, ठीक है ना, तो सब में वही करना, चारों ऑप्शन यही करना, आपको इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अगर h1 कंपोजिट है तो यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू यहाँ h1 होगा। तो निकालो ये कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन 1, x1 का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है तो 1 माइनस CDF कितना बनेगा जी, 1 माइनस CDF कितना होगा यहाँ पे, इसका जो CDF है वो आता 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई थीटा। सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन x ई की पावर माइनस एक्स बाई थीटा, और x तो यहाँ 1 है तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस 1 बाई थीटा। अब बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, थीटा h1 में है, h1 का मतलब है थीटा मोर देन 1 है, तो थीटा अगर मोर देन 1 है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, व्हेन थीटा मोर देन 1, मतलब है ना, ऐसे सुप्रीमम ले सकते हो, वैल्यू कितना आएगा। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना, यू कैन टेक सुप हेयर। सो क्योंकि अगर ऐसा लगे आपको वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, सुप्रीमम वैल्यू ले लो। तो बताओ भाई इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी जब थीटा 1 से इन्फिनिटी में है, तो ई की पावर माइनस 1 बाई थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है थीटा के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर लो। सो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, अब पावर का डेरिवेटिव तो -1 है ना, तो पहले पावर का है ना थीटा के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन थीटा का -1 अपॉन थीटा, सो माइनस पहले से है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की हाईएस्ट वैल्यू पुट करोगे तब। तो थीटा तो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो थीटा को इन्फिनिटी रखेंगे कितना आएगा पावर, थीटा को रख, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब इंक्रीजिंग फंक्शन है थीटा का, थीटा जितना लार्ज रखोगे वैल्यू उतनी लार्ज आएगी, 1 आ जाएगा। तो 1 है, थीटा इन्फिनिटी रखेंगे 1 माइनस इन्फिनिटी 0, ई के बाद 0 1, तो 1 आ गया।
अब यही काम आपको इन चारों ऑप्शन में करना है, सेम काम जो मैंने फाई के लिए किया है वही आपको फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 के लिए करना है। एंड यू हैव टू फाइंड कि किसका पावर 1 आएगा। तो इसका आई थिंक कोई ट्रिक लगाते हैं यहाँ से, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं, इससे तो टाइम लग जाएगा। सो बताओ भाई, कर पाओगे? जैसे एक मैं बता देता हूँ, मान लो पहला वाला ही अगर निकाले, सो अभी के लिए मान लो मैं s मान लेता हूँ x1 प्लस x2 को सम। तो जो फाई 1 है टेस्ट हमें दे रखा है, फाई 1 वेक्टर x, दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन s, जहाँ s मोर देन 1 है, 0 अदरवाइज। अब s का डिस्ट्रीब्यूशन तो आप लोग बता दोगे ना, x1 x2 एक्सपोनेंशियल है, तो s का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, गामा 2 कॉमा रेट 1 बाई थीटा है। तो इस तरीके से सो क्या आप लोग ये निकाल पाएंगे? तो इस केस में अगर पावर ऑफ यहाँ फाई था, सो पावर ऑफ फाई 1, तो फाई 1 हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई 1 x गिवन, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई 1 x गिवन h1 इज ट्रू, यही है। तो इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड कि कितना आएगा। सो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी s मोर देन, अच्छा एक्सपेक्टेशन है ना, तो यहाँ से ठीक है। तो आपका फाई 1 एक्चुअली 1 माइनस s है, तो s के टर्म में लिखना पड़ेगा, टोटल एक्सपेक्टेशन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं? क्या करोगे? तो ये तो s खुद एक रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ टोटल एक्सपेक्टेशन यूज करना पड़ेगा। टोटल एक्सपेक्टेशन क्या होता है? तो यहाँ होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ, ठीक है ना, फाई 1 ये है ना, 1 माइनस 1 बाई s मोर देन 1, तो प्रोबेबिलिटी s मोर देन 1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई s, ये निकालना है तुम्हें यहाँ से, इसकी वैल्यू ये आएगी। क्या आप ये निकाल पाओगे? गामा 2 कॉमा थीटा, थीटा तो है ना, बाद में मैक्सिमाइज, इसको फिर से मैक्सिमाइज करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस प्रोबेबिलिटी,
So we have to maximize theta more than 1. Maximize है ना, yes, so value लेना है. 1 by s तो इनवर्स गामा फॉलो करेगा. हाँ. 1 minus 1 by s कोई रूल है क्या? नहीं तो ब्रेक कर लो इसको, 2 पार्ट में ब्रेक कर लो ना. यस एक्सपेक्टेशन को अलग अलग कर दो. होगा होगा. तो 1 इसको minus हाँ 1 मतलब by ये s जो 1 फॉलो माइनस ई ऑफ 1 बाई एस हो जाएगा, है ना. होगा होगा. मतलब इसको ऐसा लिखेंगे तो मैक्स ऑफ थीटा मोर देन 1 या सुप लिख लो तो मोर देन 1. अब ये इसको एक्सपेक्टेशन खोल दो 1 माइनस ई ऑफ एस, तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एस मोर देन 1 और 1 माइनस ई ऑफ 1 बाई एस, ऐसा हो जाएगा. ये निकालो अब. तो कैलकुलेशन लेंदी हो गया ना. सो ये निकालना है अब आपको. गामा में निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 तो निकाल ही सकते हैं. 1 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना पड़ेगा. हाँ वो तो निकाल सकते हो, इजी है ना. गामा 2 कॉमा 1 बाई थीटा निकालो, उसमें निकाला जा सकता है. ई ऑफ 1 बाई एस अलग से निकाल लो, इनवर्स गामा फंक्शन का एक्सपेक्टेशन आ जाएगा. 1 by theta. कैलकुलेशन है बस. तो बताओ कितना आएगा. ये कैलकुलेशन है, फिर बाद में मतलब E ये of थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा. ये क्वांटिटी निकालना पड़ेगा. E of 1 by s 1 by theta होगा. तो ये 1 माइनस 1 बाई थीटा हो गया. और ये कितना आएगा ये निकालो, इसका पीडीएफ लिख के उसके अकॉर्डिंग. तो इसका जो पीडीएफ बनेगा ना एस का, मैं एस का पीडीएफ लिख देता हूँ, इन वेरिएबल एस में ही लिख देता हूँ. तो गामा अल्फा है ना कितना, तो गामा 2 1 बाई थीटा की पावर नहीं वहाँ रहेगा ना, थीटा तो न्यूमरेटर में ही रखा था. तो यहाँ आएगा 1 by theta square हाँ. gamma 2 1 by gamma. मतलब थीटा स्क्वायर हो जाएगा. फिर ई की पावर, पहले एक्स की पावर ले लो. एक्स की पावर कितना आएगा, मतलब एस की पावर 2 माइनस 1 और ई की पावर माइनस एस अपॉन थीटा, वैसे ही है ना. ये हो गया एस मोर देन 0. तो गामा 2 तो 1 ही होता है, तो इसको हटा दो गामा 2 को. ठीक है. तो ये पीडीएफ है. क्या इस पीडीएफ में आप ये नहीं निकाल सकते एस मोर देन 1 कितना आएगा. यस तो इसको होगा, इंटीग्रेट कर लो 1 से लेके इन्फिनिटी में, इस वाले पीडीएफ को ये निकालो. थोड़े कैलकुलेशन है तो इससे आंसर आ जाएगा. और एक आइडिया मिल गया तो बाकी वैसे ही हो जाएगा. बाकी का भी अप्रोच सेम ही है. मतलब एक इन चारों को अलग अलग नहीं करना पड़ेगा. एक अगर निकाल लिया ना तो सब में बस यही, दूसरे में क्या डिफरेंस आएगा, दूसरे में बस डिफरेंस आएगा यहाँ 2 माइनस 2 हो जाएगा. बाकी सेम ही है तो यहाँ 2 का डिफरेंस यहाँ ले लेंगे हम. बाकी में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सिमिलरली आ जाए. करके देखो. टाइम तो खत्म हो गया है तो इसको कंटिन्यू करो, नहीं तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो अभी हमने आज इसमें क्या किया है, मतलब ये दूसरी क्लास थी. गेट स्टैटिस्टिक्स 2025 पेपर का ये सेकंड क्लास थी. फर्स्ट क्लास में हमने 1 से 20 तक जितने स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन थे वो किए थे स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के. आज 21 से लेके 43 तक जो क्वेश्चन थे वो ट्राई किए हैं. कल क्लास होगी, अब रेगुलर क्लास होगी तो सर कल, ये सॉल्यूशन एक बार देखो. हाँ इसका कल जो सॉल्यूशन. क्लास होगी 44 से आगे जितना होगा स्टैट्स का होगा वो होगा. थैंक यू सर. ठीक है चलिए, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. विजयम का डिस्कशन होगा अभी, तो कल आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में.